Guys, go through last lecture notes. Last lecture, we were discussing elements of symmetry. Do you have any doubts? ये दोनों हमने कर लिया. Anyone having any confusion, any doubt? यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा बेटा. परहैप्स ये बताया भी होगा, बट आप लिख लीजिए इसको. A molecule which does not have center of symmetry. A molecule which does not have center of symmetry will be optically inactive. Sorry. Will be optically inactive. A chiral will be optically inactive. A chiral. And a molecule which does not have center of symmetry may or may not be optically active. सबने लिख लिया बेटा? सर बोलिए. a molecule which does not have last line था ना सर वो. लास्ट वाली चीज बोल रहे हो, मैं पूरी लाइन रिपीट कर दूं. ओके सर. A molecule which does not have center of symmetry may or may not be optically active. गाइस, इसमें थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की जरूरत है. मान लीजिए कि साइक्लिक है कोई कंपाउंड, तो उसमें एक तो आपका अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है या ऑड मेंबर्स हैं रिंग में, तो वो तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ सिमेट्री पोजेस नहीं करेगी. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस कार्बन का दूसरी साइड में नहीं दिख रहा है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला नहीं है. यानी कि इवन जो मेंबर्ड रिंग होगी बस उसमें ही आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. देखो, इसका पीछे इधर आ रहा है, इसका पीछे इधर आ रहा है, इसका पीछे इधर आ रहा है, तो आप इसको भी देख लो.
Should I remove this? Yes, sir. अब आप थर्ड लिखिएगा, an alternating axis of symmetry. An alternating axis of symmetry. थोड़ा ये डिफिकल्ट है as compared to previous two, बट इससे पहले हम लोग एक और चीज लर्न करेंगे। वो क्या है? उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CN से। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक चैप्टर आपके सिलेबस में है फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, उसमें भी आपको ये थोड़ा बहुत सिमेट्रीज पढ़ाएंगे। तो बहुत सिंपल है इसमें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में बिल्कुल बेसिक सा लेता हूँ, एक क्यूब लेता हूँ, ये ठीक है। तो मान लीजिए कि ये स्क्वायर वाला जो प्लेन है ये ए है, और इधर वाला बी है, और एक मैं एक्सेस चूज करता हूँ जो मॉलिक्यूल से बिल्कुल होकर पास करती है ऐसे। एंड इफ आई ट्राई टू रोटेट मॉलिक्यूल, तो बताइए मिनिमम कितने एंगल घुमाने पर जो है वो आइडेंटिकल शेप वापस आ जाएगा? बताइए। ये सब स्क्वायर वाली जो है ना, सब आइडेंटिकल है। तो व्हाट शुड बी द 90, एंगल ऑफ रोटेशन? कितना 90, एंगल से घुमाए? 90. 90 डिग्री, है ना। कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। यू कैन रोटेट इट बाय 180 आल्सो, है ना, 360 आल्सो, बट वो मिनिमम एंगल कौन सा है जिसके रोटेशन से आपको आइडेंटिकल मिल जाता है? तो वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 360 डिग्री बाय 90 डिग्री, कितना आया? 4। तो ये जो एक्सिस मिली ना, इसको हम बोलते हैं C4। व्हाट डू यू मीन बाय C4? तो ये है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? कोई इमेजिनरी एक्सिस है जो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करती है, और अगर उसके अबाउट तुमने किसी एंगल से घुमा दिया एंड यू गेट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, तो वो जो एक्सिस होगी दैट वी कॉल एज सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितने एंगल से घुमाया उसके हिसाब से आप उसका n फोल्ड डिसाइड कर सकते हो। इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक मैंने प्लेन ले लिया, है ना, तो ये प्लेन और ये एक्सिस चूज कर ली, तो बताइए कितने एंगल से घुमा दो कि ये आइडेंटिकल मिल जाए? कितने एंगल से पलटना पड़ेगा 180. ना पूरा इसमें? 180, सिंपल है। 180, उससे पहले थोड़ी ना एक जैसा मिलेगा, जैसा दिख रहा है वैसा मान लाने के लिए आपको 180 घुमाना पड़ेगा। तो 180 डिग्री आपको घुमाना है। 180 का मतलब इसको क्या लिखोगे? C2। C2 मीन्स टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये कॉपी कर लोगे या पहले मैं इसका नोट लिखा दूं? व्हाट यू सर वांट? नोट। चलो पहले नोट लिख लो। याद रखना ये सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रहा हूँ, अभी मेन चीज जो हमको पढ़नी है वो अलग है। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, नथिंग टू डू विद optical activity, nothing to do with
ऑप्टिकल एक्टिविटी। लिखिएगा, when a molecule is rotated, when a molecule is rotated around an imaginary axis, when a molecule is rotated around an imaginary axis, passing through the center of the molecule, passing through center of the molecule by an angle 360 by n degree. When a molecule is rotated around an imaginary axis, passing through center of the molecule by an angle 360 by n, and it produces original arrangement. It produces original arrangement. Then we say molecule has n-fold axis of symmetry. Look at the screen. N-fold axis of symmetry. अब आप इसको कॉपी कर लो. If you have any confusion, you ask. Huh? सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें if I take two examples, जैसे आप मेरे को बताइए इसमें क्या है, कौन से फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? एक मॉलिक्यूल ये ले लो और एक मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ. ये ट्रायंगल प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर ये ग्रुप्स लगे हुए हैं. बताइए, अलग अलग दो मॉलिक्यूल्स है, इनमें से किस मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कोई. और याद रखना, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, आप C2, C3, C4 लगभग इन्हीं के बारे में सोचना. ज्यादातर यही आंसर्स होते हैं, कुछ उल्टा सीधा आंसर नहीं लिखना है. C1 कभी नहीं लिखना है. हर कंपाउंड में, हर मॉलिक्यूल में, हर ऑब्जेक्ट में C1 होता है.
ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें C1 एक्स ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर वो ना हो तो मैजिकल हो जाए। आप अपने आप को पूरा घुमाकर देखो 360, अगर आप आइडेंटिकल नहीं निकले तो इसका मतलब है कि मैजिक हो गया। C2 के लिए आप 180 सोचो, C3 के लिए आप 120 सोचो, C4 के लिए आप 90। कभी कभी रेयर सिचुएशंस में जैसे कि कहीं पर 6 मेंबर रिंग आ गया तो आपको 60 डिग्री जैसा कुछ घुमाना पड़ेगा, उसमें भी सोच सकते हो। बट मेनली आप C2, C3, C4 इन्हीं के आसपास सोचिए, ठीक है। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, जो भी आप सोच पाते हो। देखिए, कुछ लोगों ने ट्राई किया। पहली चीज है इसको, आप 3 CL यहाँ एक जैसे है ना, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप मॉलिक्यूल को घुमा रहे हो तो CL रोटेट होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिकल मिल रहा है। भाई H अगर किसी CL के साथ घूम रहा होगा तो H और CL तो अलग अलग है ना, तो सिमेट्रिकल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक्सिस जो चूज करोगे ना, दैट एक्सिस शुड पास थ्रू H, यानी एच का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। आप तुम घुमा लो, तो घुमाने के पहले आप सोचो कि ये 3 CL ऐसे ट्राइंगल में है। कैन यू विजुअलाइज? और अगर 3 CL जैसे ट्राइंगल में है, तो फिर आप एक CL के बीच का एंगल क्या सोचोगे? आप कितना कितना सोच पाओगे? 120 120। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्योंकि एक प्लेन में 3 CL अगर हम मान लेंगे तो 120 120 होगा, तो कितने एंगल से आप घुमाओगे? 120 डिग्री का रोटेशन। और 120 का रोटेशन का मतलब कौन सी एक्सिस हो गई? C3 यानी 3 4। इज इट क्लियर? सर बट सब अलग अलग प्लेन में है ना। अरे भाई ये कार्बन है, 3 CL उसके लेके जा रहे हैं, ये CL, इन तीन को तुम जोड़ोगे, 3 एटम जब भी जोड़े जाएंगे तो वो तीन तीन पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में ही आएंगे। कोई 3 पॉइंट्स जब जोड़े जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कि दे विल बी इन वन प्लेन। समझे? यस सर। चलिए, अब इसमें आते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि इससे ज्यादा विजुअलाइजेशन करवाया नहीं जा सकता। बेटा मैंने तो तुमको एकदम डायग्राम बना कर दे दी है। अब इसमें आते हैं। इसमें अगर आप सोचोगे ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। ये ट्राइंगल एक प्लेन में है और HBr ऊपर नीचे है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को पलट दूं तो ये Br इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, ये H उधर चला जाएगा। यानी तुम्हें आइडेंटिकल कब मिल रहा है? जब पलट रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, इधर अगर H ना होता तो पलटने पर अगर मान लो मैं H और Cl लिख दूं तो फिर Cl ऊपर हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ फॉर्चुनेटली H और H दिया हुआ है। तो आप एक ऐसी एक्सिस चूज करोगे जो इस ट्राइंगल के प्लेन में होगी, और उसके अबाउट आप 180 डिग्री घुमा दो। तो जब घुमाओगे तो ये Br नीचे जाएगा, ये H ऊपर जाएगा, उधर वाला सिचुएशन इधर पलट के आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है? C2। ये सब विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसीलिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अवॉइड करते हैं कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वगैरह से निकालने में इतनी जरूरत ना पड़े, और ज्यादातर क्वेश्चन इसके बगैर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है तो ठीक है,
नहीं तो आप इसको लिख लो, बेसिक एग्जांपल्स लिख लो और बस फिर आगे जब प्रॉब्लम्स करना तो इसको अवॉइड करके दूसरे तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसको कॉपी कर लो बेटा सब। Done? Should I remove this? Have you copied? Yes, sir. चलिए, अब इस पे आते हैं वापस जहां पर लिखा है आपने एन ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले इसका नोट लिखते हैं, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लिख कर रखना है लेकिन हाँ, स्किप का ये मतलब नहीं कि नोट्स नहीं बनाएंगे। लिखिएगा, एन ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, an alternating axis of symmetry of order n, an alternating axis of symmetry of order n is an axis passing through a molecule passing through the molecule such that when the molecule is rotated, by an angle by an angle
of 360 divided by n. 360 by n degree. About this axis, and followed by reflection and followed by reflection in a plane perpendicular to the axis, in a plane perpendicular to the axis, results in a molecule same as it was at the starting position. Same as it was at the starting position. Guys, मैं एक बार repeat करता हूँ. An alternating axis of symmetry of order n is an axis passing through a molecule such that when the molecule is rotated by an angle of 360 by n degree about this axis and followed by reflection in a plane perpendicular to the axis, results in a molecule same as it was at the starting position. Guys, I hope सबने लिख लिया होगा. इसको 2 से 3 बार आप रीड करिए. It's little difficult. तो पहले तो पढ़ने में ही समझ में नहीं आता, तो 2 से 3 बार सारे बच्चे इसको पहले रीड करें. Then I will take one example. सबने बेटा रीड किया? देखो इसमें वो क्या बोलता है, जैसे मैं एक एग्जांपल चूज करता हूँ. ये साइक्लिक है, इसमें एक H लगा है, यहाँ पर एक वर्टेक्स में CH3 नीचे की तरफ है. फिर मैंने इसमें एक CH3 यहाँ लगाया, H यहाँ लगाया, फिर यहाँ पर एक H लगाया, यहाँ CH3 लगाया और यहाँ पर CH3 लगाया, H लगाया. थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना आप. मैंने एक एक्सिस चूज की जो इसके सेंटर से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर, ये, और इसको घुमाया. तो एक कॉमन सेंस कहता है कि मतलब यहाँ पर बिकॉज ये स्क्वायर वे में है तो 90 डिग्री या 180 डिग्री घुमाने से ही कुछ मिल पाएगा आपको. तो मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, इसको P लिख देता हूँ, इसको Q, इसको R, इसको S, है ना. अब मैंने इसको घुमाया, लेट अस से 90 डिग्री रोटेशन दिया. तो 90 डिग्री अगर हम घुमाएंगे तो आपको मिलेगा कैसा? तो देखो P Q की जगह पर चला जाएगा और Q R की जगह पर, और फिर इसी तरह 1 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा. तो S कैसा है, CH3 ऊपर है, H नीचे है. यहाँ पर क्या आया, P आया.
P कैसा है, H ऊपर है, CH3 नीचे है। यहाँ पर क्या आएगा, Q आएगा, Q कैसा है, CH3 ऊपर है, H नीचे है। एंड देन यहाँ पर क्या आया, R आया, R कैसा है, H ऊपर है, CH3 नीचे। ये आपको आया, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी, जो एक्सिस है वो यही वाली हमने चूज करके रखी। फिर उसने कहा ये इतना सिंपल नहीं, उसने क्या बोला आगे कि देखिए जो भी आपको आएगा ना, फिर आपको उसका रिफ्लेक्शन लेना है, लेकिन रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लेना है, एक ऐसा प्लेन आपको मॉलिक्यूल का चूज करना है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो भाई वो स्क्वायर अपने आप में एक प्लेन है, तो उसके अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इसको पलट दो। पलट कर जब तुम देखोगे तो जो आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा। पलट दो मतलब यहाँ CH3 ऊपर था, H नीचे था, तो H ऊपर कर दो, CH3 नीचे कर दो। हर चीज यहाँ पर पलट गई। देखिए कितनी आसानी से आप इसको अब ड्रॉ कर पा रहे हो। यहाँ पर CH3 ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला, क्या ये पहले जैसा ही है? तो आप जस्ट इन दोनों को मैच करा लो। क्या मैच हो रहा है? सिंस इट इज मैचिंग, इसका मतलब जो हमने ये एक्सिस लिखी हुई है, ये हमारे लिए क्या हो गई, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इससे अच्छे से बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप इसको कॉपी कर लो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, S4 वाले तरीके से। कॉपी दिस एग्जाम्पल। सर जो स्टार्टिंग के डायग्राम में जो एक्सेस लिए वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर है ना? हाँ, सब में वही परपेंडिकुलर, मतलब सब जगह वही करना है। सबने कॉपी कर लिया बेटा? Done, sir. ओ, देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। अभी आप चाहें तो अपना बुकलेट आप पूरा फिनिश करने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। एंड एक डेढ़ लेक्चर और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल सिखाऊंगा। उसके बाद किसी एक लेक्चर में हम लोग उसको
प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बनाकर, बुकलेट सॉल्विंग सेशन बना करके उस बुकलेट को फिर फिनिश कर लेंगे। तो अभी इसमें देखिए इतना सारा कुछ हमने जो सिमेट्रीज जो पढ़ा, उसी से जो उसी से रिलेटेड चीजें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे एक आता है एसिमेट्रिक करके, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? तो छोटे छोटे नोट्स हैं, आप लिखिए यहाँ पर। molecules which do not have molecules which do not have any element of symmetry, molecules which do not have any element of symmetry, any element of symmetry का मतलब होता है no plane of symmetry, no center of symmetry, no alternating axis of symmetry, no simple axis of symmetry। समझ गए? याद रखना, C1 कोई भी सिमेट्री नहीं होती, C1 सब में प्रेजेंट है, we do not count that। क्लियर है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहना है? फिर यहीं पर एक वर्ड आता है डिसिमेट्रिक। इसके बारे में भी लिख लो। molecules which do not have plane of symmetry, center of symmetry, alternating axis of symmetry, but may or may not have क्या? simple axis of symmetry, may or may not have simple axis of symmetry, उनको क्या बोलेंगे? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। किसी को कोई डिफिकल्टी? बताइए अच्छा दिमाग लगा करके। ये जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स लिखा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत बढ़िया, तो इसको आप लिख भी लेना, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, इसके बारे में क्या बोलोगे? सर मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। गलत बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बस यही तीन प्लेन ऑफ यही तीन सिमेट्रीज चेक करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ये तीन प्रेजेंट नहीं है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव। एक्टिव, दोनों चीज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना, केवल इतना बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सुनो। all asymmetric molecules are dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not asymmetric। दोबारा बोलूं? यस सर। एक बार और सुनो ध्यान से। all asymmetric molecules are dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not asymmetric। True or false? ट्रू। समझ गए ना सब? कॉमन, बिल्कुल सिंपल है ये तो, देख करके ही समझ में आ रहा है भाई कि इसमें इन दोनों में वो रिलेशन को फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो आप बस इतना लिख लो, ये स्टेटमेंट आप जो मैंने बोला है उसको आप नोट भी कर लो, पेपर पे लिखो। लिखिएगा, ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर डिसिमेट्रिक, all asymmetric molecules are dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not asymmetric। What is the necessary and sufficient condition for molecules to be optically active? Asymmetric होना चाहिए कि dissymmetric?
asymmetric, लिखिएगा क्या Asymmetric. लिखा है? Necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition for molecules to be chiral means optically active. Necessary and sufficient condition for molecules to be chiral and optically active is molecule must be dissymmetric. Molecule must be dissymmetric. सबने लिख लिया? Any confusion? लिखिएगा नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर molecules either having a plane of symmetry, molecules either having a plane of symmetry, a center of symmetry, or an alternating axis of symmetry. Molecules either having a plane of symmetry, a center of symmetry, or an alternating axis of symmetry. An alternating axis of symmetry are non-disymmetric. These are optically inactive, achiral. These are optically inactive, जिसको आप बोलेंगे achiral. सर आर के बाद क्या था? क्या बेटा बोला आपने? आर के बाद क्या था? Molecules either having plane of symmetry or center of symmetry or an axis of symmetry are एक्सेस नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस. इनको कचरा हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना? पता चला किसी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खाली क्या बोल दिया, तान, तो गड़बड़ हो गया ना, कचरा हो गया पूरा. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल अलग चीज है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलग है. एक का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं और एक टोटली रिलेटेड है. ठीक है, आर नॉन डिसिमेट्रिक. इतना था. गाइस, कैन यू रिकॉल हम लोगों ने कायरलिटी के लिए कायरल कार्बन लर्न किया था. ठीक है ना, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको लर्न किया था कायरल कार्बन को. तो बट देर आर मेनी एग्जांपल जहां पर कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव था. और बेस्ट एग्जांपल अपने पास उसका क्या था, मेसो कंपाउंड. याद करिए, कैन यू रिकॉल? इसके पास दो Yes, sir. कायरल कार्बन है बट ये ऑप्टिकली क्या है, Inactive. इनएक्टिव. तो कैन वी गारंटी कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन विल मेक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव? No, sir. नहीं, बिल्कुल सही. सो इसमें एक चीज आप नोट करके लिखिएगा एंड याद रखना, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स जिसमें कायरल कार्बन भी नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, बट फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है. तो यानी कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं है. सो लेट मी गिव यू नोट्स फॉर दिस. लिखिएगा, presence of chiral carbon, presence of chiral carbon is neither
presence of chiral carbon is neither unnecessary nor a sufficient condition. Presence of chiral carbon is neither unnecessary nor a sufficient condition for a molecule to be. For a molecule to be chiral means optically active. Chiral means optically active. सबने लिख लिया बेटा ये? This is a very special note. हाँ? कि chiral carbon होना जरूरी नहीं है. Presence of chiral carbon is neither a necessary nor a sufficient condition for a molecule to be optically active. तो फिर कौन सी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है? वही पुरानी. कौन? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. लिखिएगा. The necessary and sufficient condition. The necessary and sufficient condition for a molecule to be. The necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active is it must be non-superimposable on its mirror image. It must be non-superimposable on its mirror image. It must be non-superimposable on its mirror image. हो गया? तो अब ये चाहिए तो ये एग्जांपल भी लिख लेना, ये दिखाने के लिए कि इवन दो chiral carbon atom present but still molecule is optically inactive. अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, आप उसको एक्सेप्शनल एग्जांपल्स करके रट लो या कैसे भी आपको, लेकिन ये याद कर लेना है. क्या याद करना है? कि देयर आर एग्जांपल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? कायरल कार्बन. तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. और ये डायरेक्ट आते हैं, मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं है. ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम्स में आते हैं वो सीधे सीधे आपको जो मैं लिखाऊंगा ना उनमें से मैच कर जाएगा. तो आप क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा देंगे, कायरल कार्बन वगैरह ढूंढने चले जाएंगे तो सब कचरा हो जाएगा. बाकी सब में आप नॉर्मल सोचना, कायरल कार्बन है, मेसो तो नहीं है, इनको आप सीधे सीधे याद कर लेना. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट कायरल कार्बन. आई होप आप समझ पाए होंगे हेडिंग देख करके, विदाउट कायरल कार्बन. और अगर कोई पूछ ले कि ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? कि भाई ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है. कहां पर? अपने मिरर इमेज पे. ठीक है? तो इनका एक पॉपुलर एग्जांपल है, सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं. ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, दो हैं. जनरल मैनर में हम बोलते हैं इवन नंबर. इनकी खास बात ये होती है कि इनके जो एंड वाले ग्रुप्स होते हैं वो कोई भी दो आप पकड़ लो तो जो दो होंगे ये बाकी हिस्से के परपेंडिकुलर होंगे. बाकी पार्ट प्लेन में आएगा बट ये उसके परपेंडिकुलर. इससे होता क्या है कि जब व्हेन यू ड्रॉ मिरर इमेज, इसका जब आप मिरर इमेज ड्रॉ करोगे ना तो ये कभी सुपर इम्पोज हो ही नहीं पाएंगे. अगर ये पूरा हिस्सा प्लेन में होता तो उठाकर रख दो तो सीधे सुपर इम्पोज कर जाएगा.
लेकिन ये पूरा हिस्सा प्लेन में है नहीं, दो ग्रुप्स उसके परपेंडिकुलर आ गए, तो जब घुमाओगे तो भी वो गड़बड़ करेगा, वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो ये आप कॉपी कर लेना, यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ा होगा, और इसको एलीन बोलते हैं। ठीक है, केयरफुल लेकिन रहना है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ के दोनों ग्रुप सेम कर दिए उसने, कार्बन जो है ना उसके दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, याद रखना। पता चला इधर तो डिफरेंट है लेकिन इधर सेम हो गया, तो यहाँ कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आप प्लीज कॉपी कर लो। सबने कॉपी कर लिया बेटा? इसमें एक और चीज हाईलाइट कर लेना कि अगर मान लीजिए कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ऑड नंबर में चले गए, अगर ऑड नंबर क्यूमुलेटिव हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, उसमें ऑप्टिकल नहीं होगा क्योंकि वो प्लेनर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर हो गया। अब इसमें खाली तुमको यहाँ देखना है ग्रुप सेम ना हो, ए बी लगा है, ए बी लगा है, इट्स ओके। ए नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा हो गया यहाँ ए कर दिया तो गड़बड़ है, तो आप यहाँ बोलेंगे नो ज्योमेट्रिकल, जबकि यहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। इसको देख के बता सकते हैं सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? सिस। बिल्कुल सही। तो इसको भी आप लिख लेना, है ना, क्योंकि ये सब अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प करेगा, और डायरेक्ट तुम्हें मिलेंगे ये सारे एग्जांपल्स, सीधे सीधे पूछेगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल है कि इसमें ऑप्टिकल है, बस। तो आपको सीधे सीधे देखना है कि क्यूमुलेटिव में यहाँ इवन नंबर है या फिर क्यूमुलेटिव में यहाँ ऑड नंबर है। उसके बाद फिर क्या चेक करना है? द ग्रुप्स विच आर कनेक्टेड विद कार्बन, ईच कार्बन, उसके साथ सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। कॉपी कर लो इसको भी। सर बोलो। सर ये ऑड में ऑप्टिकल एक्टिव ऑड में नो ऑप्टिकल एक्टिव होती है और इवन में ऑप्टिकल एक्टिव। क्योंकि यहाँ प्लेन हो जाता है ना, प्लेन का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री।
समझे ना? Yes, sir, अगर हाँ, कोई अच्छे प्लेनर से। फॉर्म है तो वो प्लेन ही खुद प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यहाँ पर ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है। अगर ये ए कर दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो यहाँ फिर और नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। Should I remove this page? और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये रट लेना, तुम्हें ज्यादा सोचने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स करोगे तुम्हें एग्जैक्ट यही मिलेगा। खाली क्या होगा, मैंने यहाँ मिथाइल लिखा है, मिथाइल के बदले इथाइल कर सकता है, CHO कर देगा, COOH कर देगा, ग्रुप ही तो बदलेगा ना, ये डिजाइन थोड़ी ना बदल देगा। तो आप उसको ए बी करके भी डील कर लो तो भी आप चलेगा, आप उसको रट लो। एलीन मतलब 2 डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव, इसके अलावा अगर 3 डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव या जनरल मैनर में ऑड नंबर तो वो ज्योमेट्रिकल एग्जिबिट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ये ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। बस आप इसको कैसे भी लिखो, इट्स योर, ठीक है। Should I remove this page now? Yes. अब मैं आपको इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल, ये सब आप एक्सेप्शनल वे में याद रखना है, मतलब अलग कि नो कायरल कार्बन बट स्टिल मॉलिक्यूल इज कायरल, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक स्पाइरो का आता है 4 मेंबर्ड, इस तरह से जुड़ा होगा दूसरे से। ये डैश डैश मैंने जरूर बनाया है केवल इतना दिखाने के लिए कि जो 2 रिंग्स आप बना रहे हो स्पाइरो की वो परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। अब फिर से आप प्लेनैरिटी चली गई, आप इसको ऐसा विजुलाइज कर लो कि ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, तो तुमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये प्रीवियस जैसा ही एग्जाम्पल है, समझे। तो इसका भी मिरर इमेज क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, यानी हमारे लिए, और मैं सारा ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला ही लिख रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा बहुत आपको इसी से मिलता जुलता इनएक्टिव वाला बता रहा हूँ। अब मान लीजिए इसी तरह की मैं 3 रिंग जोड़ दूं, अब बताओ इसके अंदर क्या आ जाएगी, बोलो। So the geometrical isomorphism. समझ गए? तो बिल्कुल ये पुराने जैसा ही है, खाली एक रिंग को एक डबल बॉन्ड की तरह मान लेना वहां पर स्पाइरो में, आपका काम हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको। सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. इसी तरह का एक और एग्जांपल, एक 6 मेंबर्ड रिंग आपको दी होगी इस तरह से, और उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको समझ लो एक डबल बॉन्ड की तरह है ना। और फिर से उसी स्टाइल में यहाँ पर एक ग्रुप ए लगा दो, एक ग्रुप बी लगा दो।
इधर आप एक ग्रुप ए लगा दो, एक बी लगा दो, तो ये भी इसको एग्जैक्ट जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसे ही याद रखना। ए बी क्या हो सकता है, मिथाइल इथाइल हो सकता है, यहाँ COH H हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगाते सेम नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट राइट ए, यू कैन नॉट राइट मिथाइल मिथाइल, ऐसा नहीं लिख सकते, वो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं लिखूंगा भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये भी कॉपी कर लो सारे लोग, ऑप्टिकली एक्टिव। Should I remove this? Yes, sir. देखो, अब इसके बाद वाला एग्जाम्पल वो काफी पॉपुलर है, बहुत एग्जाम में आता है, उसको बोलते हैं बाइफिनाइल। प्लीज नोट, बाइफिनाइल। एलीन के बाद जो सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में दो बेंजीन रिंग्स विल बी कनेक्टेड बाय द सिंगल बॉन्ड। नॉर्मल सिंगल बॉन्ड क्या होता है, प्री रोटेशन वाला होता है, राइट। लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, थोड़ा रोटेशन हिंडर्ड हो गया। प्लस अगर तुमने यहाँ ग्रुप्स लगा दिए ए बी, याद रखना सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ भी लगा दिया ए बी, then these two rings will become perpendicular to each other। ये जो एक रिंग और ये दूसरी रिंग, ये दोनों रिंग आपस में कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होते ही इनमें ज्योमेट्रिकल नहीं होती, क्या हो जाती, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर यहाँ भी लिखेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब देखो एक मैजिकल चीज, दो रिंग्स हैं बेंजीन की, आपने उनको बोल दिया कि वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी प्रोवाइडेड यहाँ ग्रुप्स लगे। अगर मैं तीन बेंजीन रिंग इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, यहाँ ए लगा दो, यहाँ बी लगा दो, यहाँ ए लगा दो, यहाँ बी लगा दो, और यहाँ भी ग्रुप्स लगे होने चाहिए। यहाँ तो होगा क्या, विल बी परपेंडिकुलर, these two rings will be perpendicular। what about one and third ring, फर्स्ट और थर्ड कैसी होंगी आपस में, Plain सर है। सेम प्लेन। सेम प्लेन में आ जाएंगी। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल वाली स्टाइल हो गई कि ए सेम साइड, और अगर पलट दोगे तो ए अपोजिट साइड। तो बताइए ये इस टाइम पर सिस फॉर्म में है कि ट्रांसफॉर्म में है, इस वक्त ए सेम साइड है कि अपोजिट साइड दिख रहा है, सर सिस। लिख लो यार, कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक है।
Should I remove this? 1 minute, sir. मान लीजिए कि आपको ऐसा मैं लिख कर दे दूं, तो बताइए यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। क्यों? सर सेम कंपाउंड कनेक्ट, सेम ग्रुप ग्रुप्स बोलो, सेम सर। ग्रुप्स लगा दिए, ये प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर एक रिंग में 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तो मैं लिखूंगा नो एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो केयरफुली आपको जज करना है एग्जाम में। ये सब आपको डायरेक्ट मिलेगा। अब आप बुकलेट भी सॉल्व करोगे ना, देयर आर मेनी क्वेश्चंस विद दिस स्टाइल। Should I remove this? Yes. अब एक केस है जिसमें हम लोग याद करो, ज्योमेट्रिकल में हमने किया था डबल बॉन्ड इन द रिंग। कैन यू रिकॉल? यस सर। डबल बॉन्ड इन द रिंग, तो उसमें किस रिंग साइज से आपका ज्योमेट्रिकल शुरू हुआ था, याद है? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। हाँ, तो उसमें आपका ये और उसके उस टाइम पे ट्रांस सिस से ज्यादा स्टेबल होता था कि सिस ज्यादा स्टेबल होता था? सर सिस ज्यादा स्टेबल होता था। और अगर रिंग साइज 12 या उससे ज्यादा हो तो वापस आपका ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये हमको पुरानी चीज से है। यहीं पर एक खास कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं सिस ऑक्टीन, सॉरी ट्रांस ऑक्टीन। ट्रांस ऑक्टीन, इसमें क्या होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है कि इसका जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। और ये डबल बॉन्ड है। तो ये जो फॉर्म है, इसमें थोड़ी सी प्लिनैरिटी इधर उधर भी जाती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा जाती है। ये इसको मैं डार्क कर देता हूँ। याद रखना यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है बीच में, ये पूरा एक ही कंपाउंड है और सिंगल है, ये मोनोसाइक्लिक है, डाई नहीं है कि 2 अलग अलग रिंग नहीं है, बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो पूरा है, खाली टेढ़ा होकर के लिखा हुआ है। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ठीक है, ये आप लिख लो, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो दिस इज अ स्पेशल एग्जांपल, ट्रांस ऑक्टीन। ट्रांस ऑक्टीन इज ऑप्टिकली एक्टिव। कॉपी कर लो इसको। सर सर इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है ना ट्रांस ऑक्टीन में? एंगल स्ट्रेन की वजह से ही तो ये सब इसका इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाता है, यस वरना सर। प्लेनैरिटी अचीव कर लेगा ना। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने टॉर्शनल स्ट्रेन समझा। Should I remove this बेटा?
यस सर। वैसे इनसे काम चल जाता है। एक दो और थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं और मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, इससे क्या आप भूलेंगे भी नहीं। जैसे मान लो कई सारी बेंजीन रिंग मान लीजिए साइक्लिक मैनर में इस तरह से जुड़ी हुई है और फिर तुमको अचानक से कोई एक बेंजीन रिंग लगेगा कि वो ऊपर नीचे होगी प्लेन की। तो आप देखो मैं जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कई सारी बेंजीन रिंग ऐसे साइक्लिक मैनर में दिखाई और एक बेंजीन रिंग देखो इस प्लेन के अंदर चली गई। अगर ऐसा कुछ डायग्राम दिया हो, ये तो एक है, इसी तरह के और भी हो सकते हैं। तो ये तो वैसे इसका नाम मैं लिख देता हूँ, हेक्सा हेलिसीन। नाम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैंने केवल ये दिखाने के लिए बताया कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज वाला केस है। ये भी आप कॉपी कर लो, ऑप्टिकली एक्टिव। वैसे दो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, एलीन वाला और बाइफिनाइल वाला। इसके अलावा भी लेकिन मैंने आपको बहुत सारे केसेस बनाए हैं। आप मानकर चलिए कि 99.99% आपको इसमें से आएगा, ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं है। इसको भी आप कॉपी कर लो। और एक और मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इससे क्या ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी नेम का कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये सिलेबस का आईयूपीएसी नेम नहीं है। नहीं तो क्या है, आपको ये नाम देख के ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि हर एक आईयूपीएसी नेम आपके सिलेबस में नहीं है। आपने जो रूल लिखे हैं उनके बेसिस पे यू विल नॉट बी एबल टू राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नहीं तो क्या है, कई बार कोई अजीब सा ना कंपाउंड कोई देखता है तो तुरंत क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, आईयूपीएसी नेम इसका क्या है। तो आप हर एक का आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव का एग्जाम्पल है। ये भी कॉपी कर लेना और लेट मी नो, आई विल चेंज द पेज। डन सर। 1 minute, sir. Done, sir. ओके, तुमने कॉपी कर लिया बेटा? शुड आई रिमूव दिस पेज? Yes, sir. गाइस वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हैं वो 1-1.5 लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक
अगर आप रिकॉल करो तो हमने कायरल कार्बन पढ़ा है, लेकिन हम उसको बार बार लिखते क्या थे, कायरल सेंटर, याद है, कायरल कार्बन Yes, और sir. कायरल सेंटर। तो लेकिन दैट इज वन एग्जाम्पल। अब मैं आपको फटाफट बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ जो कायरल सेंटर तो है लेकिन कार्बन नहीं है। पहले तो कार्बन ही है, एक है ना कायरल कार्बन। क्या होता है कार्बन, कायरल कार्बन? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कार्बन with four different ग्रुप्स और एटम्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मालूम है। अब जैसे मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फॉस्फोरस सेंटर, ठीक है। सो देखो बहुत सिंपल है, हर वो सेंटर जो टेट्राहेड्रल हो और 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ एक डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबसे पहले, इससे क्लियर हो जाएगा कि वो टेट्राहेड्रल है कि नहीं। और फिर देखो कि उसके 4 ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं, आइसोटोप्स को डिफरेंट मानते हैं हम लोग। तो ये जो फॉस्फोरस सेंटर है ना, इसको भी कायरल सेंटर बोलेंगे। क्या समझ में आया? तो इट्स नॉट अबाउट कार्बन ओनली। कार्बन हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें ज्यादातर कार्बन ही होते हैं, बट जो कोई भी एक आध एक्स्ट्रा एटम होगा उसको आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो मैं सब लिखने वाला, बट आपको मैंने बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालना, sp3 आएगा, फिर आप देख लेना कि उसके जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो चारों डिफरेंट हैं कि नहीं। फिर आप फॉस्फोरस दूसरा ले लो, जैसे यहाँ H लगा दो, ये एक्चुअली इसमें फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट एस्टर होता है। तो ये अलग अलग केसेस तुम्हारे हो सकते हैं इसमें तुम्हें, लेकिन अगर दिमाग लगा कर करना है तो बड़ा सिंपल है कि 4 ग्रुप्स आपको डिफरेंट देखने हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्बन पे डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाता है, उसका टेट्राहेड्रल वाला पार्ट लूज हो जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसीलिए आपको ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है, तो ये भी हमारा सेंटर कायरल हो जाएगा। किसी को कोई डिफिकल्टी? कॉपी कर लो। Should I remove this? Yes, sir. ये सब अब तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में दिखाई देगा। तुम्हें क्वेश्चंस अभी सॉल्व करोगे बुकलेट को तो आपको वो सब मिलेंगे। जैसे सल्फर वाला में चूज कर लो, सल्फर वाला। तो सल्फर में क्या हो सकता है कि भाई आपको केवल इतना देखना है कि सल्फर में 4 ग्रुप्स लगे हैं, भले ही लोन पेयर उसमें एक हो। याद रखना, मैं यहाँ R1 लगा दूं, R2 लगा दूं, R3 लगा दूं, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3 आता है, भले ही उसके अंदर लोन पेयर हो। एक लोन पेयर चलेगा, 2 लोन पेयर हो गए तो आइडेंटिकल मान लिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आप यहाँ पर सल्फर वाला भी हो जाएगा, सल्फर वाला सेंटर भी कायरल हो जाएगा। लेकिन एक जो आपका खतरनाक है वो है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन एटम है तो बी केयरफुल। नाइट्रोजन एटम है तो यू हैव टू बी केयरफुल। कैसे, क्यों आपको केयरफुल होना है, क्या उसमें होगा? तो थोड़ा सा उसमें देखना है कि जैसे मान लो कि अगर वो क्वाटरनरी एमाइन है, क्वाटरनरी एमाइन समझते हो ना, कि एक नाइट्रोजन होगा जिसपे प्लस होगा और 4 ग्रुप्स होंगे। जैसे मैं एक डिफिकल्ट एग्जांपल लिखता हूँ, मैं रिंग पे ऐसे लगा देता हूँ, ये यहाँ प्लस है, यहाँ एक मिथाइल लगा दूं, यहाँ पर इथाइल लगा दूं। तो कैन यू टेल मी कि यहाँ नाइट्रोजन के 4 ग्रुप्स डिफरेंट हैं कि सेम है? नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड्स हैं, तो वो 4
ग्रुप्स को डिनोट कर रहे हैं, तो 4 ग्रुप्स डिफरेंट है कि सेम है? सर 2 सेम है। यस, मिथाइल और इथाइल तो सेम है, लेकिन जब तुम इधर जाओगे ना तो रिंग में जब मूव करोगे तो you'll find CH2 CH2 CH2, इधर मूव करोगे तो भी तुम्हें CH2 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 मिल रहा है। अगर मैं इधर एक डबल बॉन्ड डाल दूं तो तुम्हारा ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो अब ये मेरे लिए क्या हो गया? कायरल। क्या आप समझ पाए? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहीं पर लेकिन एक दूसरा होता है जहां पर एमाइन इन्वर्जन होता है, याद है? एक हमने एमाइन इन्वर्जन केस पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ के टाइम पर। अब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर एमाइन इन्वर्जन ऑब्जर्व्ड है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। उसमें ऐसा बोलते हैं कि देखो ऐसा है, भले ही नाइट्रोजन के पास 4 ग्रुप्स हैं, एक लोन पेयर और 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, आइडियली ये कायरल होना चाहिए, लेकिन ये अपने मिरर इमेज के साथ हमेशा एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ एमाइन इन्वर्जन। तो एमाइन इन्वर्जन की वजह से ये क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कभी ऑप्टिकली एक्टिव रह ही नहीं सकता। जिस भी कंटेनर में रख दोगे ये 2 फॉर्म्स इमीडिएट साथ में एग्जिस्ट करेंगी। आप जब तक आइसोलेट नहीं कर पाओगे एक फॉर्म को, यू कैन नॉट से कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एमाइन इन्वर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन सेंटर्स। एक आध केस ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर ट्रायंगल की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, यहाँ एमाइन इन्वर्जन इफेक्टिव नहीं है, तो ये वाला कायरल सेंटर हो गया। अदरवाइज जो जितने भी इस तरह के सेंटर्स मिलेंगे सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड रीजन उसका क्या है? एमाइन इन्वर्जन। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी के लिए कॉपी कर लो, एंड वेन एवर क्वेश्चन विल कम, अपने आप आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वी विल डिस्कस। कॉपी दिस। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। गाइस आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, आप पूरी बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत मेरे को और डिस्कशन करना है, बाकी फिर किसी एक क्लास में हम लोग बुकलेट सॉल्विंग का
रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट आप अभी से करने लगना, आपके पास टाइम है, सैटरडे संडे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है।